Hello everyone and welcome to the recollected questions discussion series for the AFM component and today is the fifth class in this particular series. हमने लास्ट 4 क्लासेस के अंदर मई 2023 में पूछे गए AFM कंपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. टुडे विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन मई 2023 एंड द AFM एग्जाम्स कंडक्टेड बिफोर दैट. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू. The maturity value of fixed deposits in Punjab National Bank is rupees 21,620 at 7% for 3 years. The principal amount is what? तो यहां पर एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल जो है वो आपसे पूछा गया है. वीडियो को 2 सेकंड 3 सेकंड आप पॉज कर लीजिए और उसके बाद कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि अगर आपका टोटल मेच्योरिटी वैल्यू 21,620 निकल कर आ रहा है, इंटरेस्ट रेट आपका 7% पर एनम है और 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट्स आपका अगर किया गया था तो एक्चुअल ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट जो डिपॉजिट किया गया होगा वो कितना रहा होगा. तो यहां पर आपको फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट वेयर वी नो द मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू द पावर ऑफ ईयर्स. जितने ईयर्स के लिए वो आपको इंटरेस्ट या मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है उतने ईयर्स आप पावर में दे देते हैं. तो यहां पर आपको मेच्योरिटी वैल्यू पता है 21,620, आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 7 और 7/100 और इसको आपको 3 ईयर्स के लिए निकालना है. ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व आउट करेंगे और आपको फिर पी की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है, सो डू नॉट शाई अवे फ्रॉम यूजिंग अ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर को यूज करो और यहां पर मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर क्या निकल कर आएगा. वीडियो को पॉज करके यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन कम आउट विद द आंसर, क्योंकि मैं आपको ओरिजिनल आंसर यहां पर बता देता हूं. व्हेन यू कंप्लीट दिस कैलकुलेशन, ठीक है, इसको जब आप 21,620 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 107 इंटू 107 इंटू 107 करेंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आएगा. और ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना निकल कर आएगा? इट विल कम आउट टू बी 17,648 रुपीज. राइट, तो करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, 17,648. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ट्रेडर टू द बैंक टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू समवन ऑन अ फिक्स्ड डेट ऑफ अ मंथ और अ ईयर इज कॉल्ड व्हाट? अगर आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको आपने ऑर्डर दे रखा है, इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि किसी एक पार्टी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आपको पे करनी है एक फिक्स्ड डेट को, तो इस इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? इसको एन्युइटी कहते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं, स्टॉप चेक कहते हैं, नन ऑफ दीज. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड फॉर हाफ मार्क. इट इज अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. ठीक है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एक बैंक के द्वारा, एक कस्टमर के द्वारा टू अ बैंक टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अ पर्टिकुलर पार्टी ऑन अ फिक्स्ड डेट. ठीक है, यूजुअली जो आप सब्सक्रिप्शंस लेते हैं या आपकी जो रेगुलर बिल पेमेंट्स होनी होती हैं वहां पर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपने बैंक को देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. In context of sharing ratio amongst respective parties, which one of the following pairs is incorrectly matched? जब भी हम शेयरिंग की बात करते हैं पार्टीज के बीच में, तो अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, द एंटायर प्रॉफिट बिलोंग्स टू द प्रमोटर. whenever we talk about proprietorship, we know that the entire income or the profit of the firm it belongs to the owner of the firm or the proprietor of the firm, जिसको हम प्रमोटर भी कह सकते हैं. ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, इन ऑल केसेस द प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स इज इक्वल, ये बात गलत है. पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होगा उसका क्या रेशियो होगा ये ऑलरेडी प्री एग्रीड होता है. जरूरी नहीं है कि वो सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. इट मे ऑल्सो हैपन दैट द अमाउंट और द प्रॉफिट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट पार्टनर्स इन एन डिसप्रपोर्शनेट मैनर. किसी को ज्यादा किसी को कम भी मिल सकता है. ठीक है, कंपनी के अंदर मेंबर्स जो है वो डिविडेंड की फॉर्म में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है. और तो इनका उनका जितना कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से दे विल बी गेटिंग देयर डिविडेंड एंड दे विल बी शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स. सो जो इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है वो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, पार्टनरशिप फर्म वेयर द प्रॉफिट कैन बी शेयर्ड इन अ वेरियस मैनर्स डिपेंडिंग अपॉन अ प्री एग्रीड रेशियो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बैक ऑफिस इन अ बैंक? अब यहां पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बैक ऑफिस का कौन सा फंक्शन यहां पर बैंक का नहीं होता है? कैलकुलेशन एंड पोस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट पोस्ट करना, चाहे वो आपका सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे वो लोन अकाउंट्स हो जो बैंक के अंदर है, इंटरेस्ट को पे करना या इंटरेस्ट को रिसीव करने के लिए अकाउंट के अंदर डेबिट करना, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके बैक ऑफिस के द्वारा की जाती हैं. ओके, बैलेंसिंग ऑफ ब्रांच अकाउंट्स, इंटर ब्रांच या इंट्रा ब्रांच अकाउंट्स को रिकंसाइल और बैलेंस आउट करने का काम भी बैक ऑफिस करता है. यूजुअली वो सारे फंक्शंस जिसमें कस्टमर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है दैट आर बीइंग डन बाय द बैक ऑफिस ओनली. राइट,
ओपनिंग ऑफ सेविंग्स बैंक अकाउंट। अब सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन करना है तो इसमें ऑब्वियसली आपको कस्टमर से डायरेक्टली डील करना पड़ेगा। केवाईसी रेगुलेशंस को या डॉक्यूमेंटेशंस को कंप्लीट करने के लिए द कस्टमर हैज टू इंटरेक्ट विद द बैंक ऑफिशियल्स एंड देयरफॉर इट इज नॉट डन बाय द बैक ऑफिस, इट इज डायरेक्टली डन बाय द कस्टमर फेसिंग डिपार्टमेंट, जिसको हम फ्रंट ऑफिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। A software that helps the user to navigate the world wide web is called as what? वर्ल्ड वाइड वेब को नेविगेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं, ब्राउजर कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ऑल ऑफ द अबव। सो पहले देखो, सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्रोग्राम जरूर होता है, लेकिन इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू सर्फ द इंटरनेट। और इंटरनेट सर्व करने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? ब्राउजर कहते हैं। राइट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम डैश शुड बी क्रिएटेड। जब भी आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करेंगे तो आपको कौन से अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट या बोथ बीएनसी। सो जब भी आप शेयर्स इशू करते हैं, चाहे वो आप प्रीमियम शेयर्स इशू करें, चाहे आप इक्विटी शेयर्स इशू करें, आपको इक्विटी शेयर्स इशू करते वक्त हमेशा एक शेयर कैपिटल अकाउंट तो ओपन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रीमियम आप शेयर्स के ऊपर चार्ज करते हैं उसके लिए यू हैव टू सेपरेटली ओपन अ शेयर प्रीमियम अकाउंट। सो यहां पर आपका आंसर जो है वो एक्चुअली ऑप्शन बी एंड सी दोनों होने चाहिए, इसलिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। both share premium account and share capital account, they have to be used or they have to be created for calculating this particular, for getting the shares at a premium value. Next is question number 7. The shares issued by a company to its staff for consideration other than cash are called as what? Rights shares, preference shares, employee stock option scheme और sweat equity। जब भी आप कंपनी के स्टाफ को, कंपनी के एम्प्लॉइज को कैश के अलावा किसी दूसरी चीज के लिए, एक्सेप्ट फॉर कैश, एनी फॉर एनी इन रिटर्न ऑफ एनी अदर थिंग, व्हेन यू आर गिविंग देम सम सर्टेन शेयर्स, दैट इज नोन एज अ स्वेट इक्विटी। राइट, तो स्वेट इक्विटी आप अपने एम्प्लॉइज को क्यों दे सकते हैं? उनको अलग अलग उनकी कंसिडरेशंस की वजह से, चाहे उनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है, चाहे वो ओवर टाइम कर रहे हैं, या किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन से, डिपेंडिंग अपॉन द अप्रूवल विच हैज बीन ग्रांटेड और एग्रीड अपॉन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप स्वेट इक्विटी को इशू करते हो। राइट, सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा? व्हेनेवर अ शेयर इज इशूड बाय अ कंपनी टू द स्टाफ फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनीथिंग अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी दूसरी चीज के लिए अगर आप शेयर दे रहे हो तो वो आपका स्वेट इक्विटी कहलाएगा। क्लियर? Next is question number 8. What is the proper arrangement of capital of a company when arranged in a decreasing order? कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे तो उसका क्या करेक्ट ऑर्डर होगा? सबसे बड़ा जो कैपिटल का पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, इस ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट द कंपनी कैन रेज फ्रॉम द मार्केट, सो देयरफॉर इट इज द बिगेस्ट अमाउंट। इस कैपिटल में से जितना इशू किया जाता है, जितना पब्लिक को ऑप्शन दिया जाता है परचेज करने का, उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। इस इशूड कैपिटल, दिस इशूड कैपिटल कैन बी लेस देन ऑथराइज्ड और इट कैन बी इक्वल टू ऑथराइज्ड, इट कैन नॉट बी मोर देन द ऑथराइज्ड कैपिटल। इस इशूड कैपिटल में से वो एक्चुअल कैपिटल जिसको पब्लिक सब्सक्राइब करती है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये वो कैपिटल है जिसके लिए एप्लीकेशन करी जाती है बाय द पब्लिक, पब्लिक जिसके लिए एप्लीकेशन करती है और एप्लीकेशन मनी जो है वो पे करती है। फिर बाद में आता है आपका पेड अप कैपिटल, दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर्स जिसका एक्चुअल पेमेंट पब्लिक के द्वारा कर दिया गया है, देन इट कम्स आउट टू बी पेड अप कैपिटल। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? ऑथोराइज्ड, देन इशूड, देन सब्सक्राइब्ड, देन पेड अप। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी आर। एक पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 2 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 7 मेंबर्स और देयर इज अ नो लिमिट। सो वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दैट इन पब्लिक कंपनी, इफ द कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, द मिनिमम नंबर्स अलाउड आर 7। 7 लोग कम से कम उस कंपनी के अंदर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। राइट, एंड फाइनली द क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। दैट एबीसी लिमिटेड हैज अ 31% शेयर विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एबीसी लिमिटेड के 31% जो शेयर्स हैं वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एक से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास हैं। 35% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, 23% शेयर स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं एंड रिमेनिंग 11% शेयर जो हैं वो स्मॉल शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एबीसी लिमिटेड को क्या कहा जा सकता है? क्या ये प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है? तो व्हाट काइंड ऑफ अ कंपनी इज दिस एबीसी लिमिटेड?
Is it a private, government, semi-government or a holding company? I want the answers in the comment section. I will be giving the answer in the comment section as well. लेकिन मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ऐसे ही रिकलेक्टेड क्वेश्चंस की और टॉपिक्स की डिस्कशन और लेक्चर वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए आती रहती हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हो तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाती है इस चैनल के ऊपर, जिससे आपके जेआईबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है उसमें जो भी रेलेवेंट कंटेंट आपको चाहिए वो कंटेंट भी आपको अवेलेबल हो जाता है। इन एडिशन टू दिस, इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम द EduTap, you can call us at 8146207241 or you can write a mail to hello@edutap.co.in and we will promptly reach back to you in order to help you in your JAB preparation. So पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।